जय हिंद। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियाँ और उसका व्याकरण संबंधी प्रश्न है, मैं उसको लेकर आया हूँ, जो कि एक मैराथन के रूप में होने वाली है। तो साथियों, आज की क्लास को आपको लास्ट तक देखना है और जो भी फैक्ट आपको नहीं लगे उसको अपने फैक्ट को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि जो तैयारी है अपनी वो एकदम बेहतर से बेहतर हो सके। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं इस सेशन में शामिल किया है, तो आपको बड़े ध्यान से इस सेशन को अटेंड करना है। चलेगा साथियों, आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं कि शिक्षण विधि का संचालन किया जाता है शिक्षक के द्वारा, शिक्षार्थी द्वारा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, शिक्षण विधि का जो संचालन किया जाता है साथियों, किया जाता है शिक्षक के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षण विधि का संचालन केंद्र होता है। अब केंद्र पूछा है तो क्या विद्यार्थी है, शिक्षक है, उपरोक्त दोनों है या पाठ्यक्रम है। तो शिक्षण विधि का जो संचालन का जो केंद्र होता है तो साथियों वो होता है आपका, हम बात करते हैं विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षण विधि के लिए आवश्यक सोपान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर क्या होगा, क्या 5, 6, 4 या फिर 3। तो शिक्षण विधि के लिए आवश्यक जो सोपान होते हैं साथियों होते हैं 6। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हर्बर्ट स्पेंसर के पंचपदी सिद्धांत के किस चरण में पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। साथ से संबंध स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहला है कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या फिर प्रयोग। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, सह संबंध स्थापित किया जाता है पूर्व ज्ञान के आधार पर। इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन जो पहला है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गद्य शिक्षण का अंग नहीं है। तो ऑप्शन पहला है कहानी, नाटक, एकांकी या फिर कविता। तो देखिएगा, कविता जो है साथियों वो कहाँ किसका अंग है, कविता जो है पद्य शिक्षण के अंतर्गत हम लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गद्य शिक्षण की वह विधि जो हर्बर्ट स्पेंसर के पंचपदी सिद्धांत पर आधारित है, क्या आदर्श विधि है, दल शिक्षण है, प्रत्यक्ष विधि है या भाषा संसर्ग विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला आदर्श विधि। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षण कार्य में प्रथम स्थान होता है। शिक्षण कार्य में तो शिक्षण कौन करवाता है, तो शिक्षण करवाता है शिक्षक। तो शिक्षण कार्य में प्रथम स्थान किसका होता है भाई साहब, शिक्षक का ही होता है। ऑप्शन नंबर आपको पहला जो है वो क्या कर लेना है, राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह वाचन जिसका प्रयोग केवल गद्य शिक्षण में ही किया जाता है, केवल गद्य शिक्षण में, है ना। तो क्या मौन वाचन है, आदर्श वाचन है, सैसुर वाचन है या अनुकरण वाचन है। तो साथियों, अनुकरण वाचन तो हम अन्य में भी कर सकते हैं, सैसुर वाचन हम पद्य शिक्षण में भी कर सकते हैं, आदर्श वाचन भी हम पद्य शिक्षण में कर सकते हैं, लेकिन जो मौन वाचन है इसका प्रयोग केवल 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 किस में किया जाता है, तो केवल गद्य शिक्षण में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि दहेज प्रथा और मृत्यु भोज पर निबंध लेखन का कार्य किस गद्य विधा के अंतर्गत किया जाता है। भाई, आपको दहेज प्रथा और मृत्यु भोज पर अपने निबंध लिखना है, अपने विचारों को क्या करना है, प्रकट करना है। आप क्या सोचते हो, क्या सूचनात्मक है, वर्णनात्मक है या भावात्मक है या विचारात्मक है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है आपको ऑप्शन नंबर डी विचारात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखना है कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य जो है इसमें से गद्य शिक्षण का नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है कि वाचन एवं पठन में निपुण बनना, राइट है। प्रश्नोत्तर के योग्य बनाना, स्वाध्याय की ओर प्रेरित करना या सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छोटे बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। तो क्या बाल गीत है, परियों की कहानियां है, कविता वाचन है या चित्र प्रदर्शन है। तो सर्वोत्तम पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परियों की कहानियां अगर हम सुनाएंगे बच्चों को तो कल्पना शक्ति जो है विकसित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है कि साहित्य विधा जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव
खंडों को व्यक्त करता है, अनुभव खंडों को व्यक्त करता है। रेखा चित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण या आत्मकथा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्मरण। राइट आंसर आपको कर लेना है सी। वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राइट आंसर क्या करना है, क्या 4 में, 5 में, 6 या फिर 3। तो देखिएगा वर्गीकरण के आधार पर जो है हम स्वरों को 5 भागों में बांट सकते हैं, है ना। किन कैसे कैसे, जैसे उच्चारण की अवधि के आधार पर, या इसको हम कहते हैं मात्रा काल के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, है ना। इस प्रकार के, ऐसे प्रकार नासिक के, इस प्रकार से हम 5 भागों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है, क्या द्वित्व ध्वनियाँ है, युग्मक ध्वनियाँ है, द्वित्व व्यंजन है या सभी है। तो जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसको हम कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का कर लेना है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से अर्ध स्वर है जिनको हम अर्ध स्वर की संज्ञा देते हैं, क्या य र है, य व है, अ व है या र स है। तो अर्ध स्वर को, अर्ध स्वर हम जो है ये, और हम किसको कहते हैं, वे को क्या कहते हैं साथियों, अर्ध स्वर कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से अयोगवाह वर्ण है, अयोगवा अनुस्वार, अड़, विसर्ग, अंगा दोनों, या फिर अनुस्वार व विसर्ग। तो अयोग व वर्ण जो है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अनुस्वार व विसर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है आपको, डी आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। नेक्स्ट देखिएगा कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाई अर्थ के आधार पर तो क्या हो जाता, अर्थ के आधार पर तो हो जाता शब्द, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भाषा की हो जाता शब्द। लेकिन पूछा जा रहा है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो हो जाएगा भाई साहब डी, यानी कि वाक्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी भाषा की वह दुनिया जो दूसरी वह ध्वनियाँ, हिंदी भाषा की वह ध्वनियों जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। भाई मतलब कि जो बिना किसी सहायता के नहीं बोली जा सकती, किस उसको बोलने के लिए दूसरी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्वर। राइट आंसर आपको इस क्वेश्चन का करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संयुक्त व्यंजनों का कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो संयुक्त व्यंजनों का कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो क श तो राइट है, तर राइट है, ज यह भी राइट है, और यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया। कैसे गलत हो गया भाई, भाई जे तो क्या होता है अधूरा, और ये क्या होगा यहाँ पर पूरा होगा। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, उत्क्षिप्त ध्वनियों के बारे में सही कथन नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो अड और अड उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, तो बिल्कुल ये तो राइट है। इन्हें ताड़नजात व द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा जीवा जी जीवा है साथियों, जीव नहीं, जीवा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आती है। ये अयोगवा ध्वनियाँ हैं, ये अयोगवा ध्वनियाँ नहीं है भाई। अयोगवा ध्वनियाँ तो विसर्ग है, क्या है, विसर्ग, और क्या है अनुस्वार, हमने पढ़ाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है कि भाई हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन 22 है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ किस प्रकार का स्वर है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको राइट आंसर क्या करना है कि पश्च स्वर है, अग्र स्वर है, या अग्र संवृत, अग्र विवृत, या पश्च संवृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है पश्च क्या है, संवृत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि यह व रल किस वर्ग के व्यंजन है। तो यह व रल तो क्या है साथियों, अंतस्थ है, ऊष्म है, संयुक्त है, या स्पर्श है। तो यह व रल को क्या कहते हैं साथियों, हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि व वर्ण का उच्चारण स्थान है, वह आपने संस्कृत अगर पढ़ी है तो उसमें एक सूत्र आता है कि वकारस्य दंतोष्ठ।
यानी कि दंत और ओष्ठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपको कर लेना है राइट। क्वेश्चन 25 की किस शब्द में री नहीं है? री नहीं है। दृष्टि, कृष्ण, कृपा या ग्रह? तो ग्रह में तो आपको दिख रहा है ग प्लस रे नजर आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किन ध्वनियों को कहा जा रहा है कि किन किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? क्या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ? तो बिल्कुल नहीं। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ या स्वतंत्र रूप से उच्चारित तो होती नहीं है। देखिएगा, स्वर के बाद आने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो क्या होती है? नासिक्य ध्वनियाँ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर स्वर के बाद आने वाली जो नासिक्य ध्वनियाँ हैं उनको ही हम कहते हैं, जैसे रामम, तो ये स्वर के बाद आ रही है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम कहते हैं अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 26 का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार कार्य करता है किसका? चंद्र बिंदु का, स्वर का, विसर्ग का या पंचम वर्ण का? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है साथियों? पंचम वर्ण का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? देखिए, धनिया नहीं, यहाँ पर ध्वनिया आपको करना है। क्या करना है? ध्वनिया। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर आपको करना है दो, है ना। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है, ध्वनियाँ, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वर रहित रे का उदाहरण है। स्वर रहित, क्रम, ग्रह, ट्रक या आशीर्वाद? तो अपन को दिख रहा है आशीर्वाद जो है यहाँ पर जो आधा होता है वो हमेशा कहाँ पर रहता है? ऊपर रहता है। तो राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि ऊपर के होठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? भाई साहब, आपके ऊपर के होठ को हटा दिया जाए, सपोज कीजिएगा, तो आप किस इनमें से किस वर्ण को बोलने में आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या उत्पन्न होगी? ऑप्शन पहला है कि वह, तो बिल्कुल नहीं। प, बिल्कुल दोनों, और दोनों जबड़े मिल रहे हैं तो हम अगर इसको हटा देते हैं जबड़े को तो प नहीं बोला जा सकता। द तो बोल सकते हैं, टे भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं बोल सकते भाई साहब? पे नहीं बोल सकते। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि है वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, काकल्य, अलिजिह्वा या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। पहले क्वेश्चन आया था जिनके सहयोग की आवश्यकता होती है, यहाँ पर कह रहा है जिनमें सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, स्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि का गुण क्या है? क्या वैज्ञानिक विधि का गुण क्या है? जिसमें छात्र क्रियाशील हो, ये तो है। बालक रटने पर बल देता हो, बिल्कुल नहीं। गुण क्या है? जिसमें केवल शिक्षक सक्रिय हो, नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा का अभाव हो, ये भी नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 34 क्वेश्चन है कि भाषा सिखाने का सही क्रम, ये पूछ रहा है कौशलों का सही क्रम। आप किसी भी एज में किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हो। तो सुनना, बोलना, लिखना यहाँ पर गलत हो गया। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना ये गलत हो गया। और पढ़ना यहाँ पर पहला क्या आता है? सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। राइट आंसर आपको कर लेना है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या सुनना, लिखना है? तो इसमें एक है लिखना, यहाँ पर अभिव्यक्तात्मक आता है। बोलना और लिखना बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लिखना अभिव्यक्त है लेकिन पढ़ना जो है वो ग्राह्य है। यहाँ पर पढ़ना ग्राह्य है लेकिन बोलना क्या है? यहाँ पर हम बात करते हैं अभिव्यक्तात्मक। लेकिन दोनों ही किस ऑप्शन में हो जाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको क्या कर लेना है भाई? राइट आंसर कर लेना है। क्वेश्चन 26 है कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना यहाँ पर लीना का लेना है, लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। किस सिद्धांत को दर्शाता है भाई? समानता के सिद्धांत को, व्यक्तिक विभिन्नता, विषय वस्तु का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत? तो देखिएगा ये क्या है? उसकी विषय वस्तु यानी कि नहीं, यह व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से भाषा की विशेषता है, भाषा
विशेषता क्या? ऑप्शन पहला है कि भाषा समन्वयकारी उपागम है, राइट है, सभी को साथ लेकर चलती है। भाषा गतिशील है, हाँ गतिशील होती है। और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल राइट है। तो ये सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर लेना है ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ऐसी भाषा जिसमें शुद्धता और अशुद्धता, शब्द या वाक्य विन्यास का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है, कहलाती है राजभाषा। इसमें तो रखा जाता है, प्रादेशिक भाषा रखा जाता है। उपरोक्त सभी नहीं होगा। यहाँ पर बोली जो है, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा है जिसमें शुद्धता अशुद्धता वाक्य विन्यास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर लेना है ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर 7, 8, 3 या 4। तो ये तो सिंपल प्रश्न है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की व्यास प्रणाली से तात्पर्य है। व्यास प्रणाली ये पद्य शिक्षण की एक विधि है, राइट है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल। और इस प्रणाली में प्रसंग की व्याख्या भी की जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर लेना है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रदर्शन विधि से तात्पर्य है कि कठिनाई के समाधान के लिए चार्ट मॉडल का अध्यापक द्वारा प्रयोग करना बिल्कुल किया जाता है। विद्यार्थियों में शाब्दिक कठिनाई आना और किसी घटना की प्रस्तुति के लिए तकनीक का मतलब वही चार्ट मॉडल जिसकी का प्रयोग करना और सभी। तो राइट आंसर भी आपको इस क्वेश्चन का कर लेना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राथमिक कक्षाओं के बालकों में कविता के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, कविता के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? भाई अगर प्राथमिक स्तर में तो बालकों को मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको हम क्या कर रहे हैं कि भाई अच्छी तरह से गहन अध्ययन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर बालक को मज़ा नहीं आएगा, रसानुभूति नहीं होगी, तो बालक कविताओं में रुचि नहीं लेगा। तो इनमें से किस विधि का हमें प्रयोग करना चाहिए? क्या उपसंहार विधि है, भाषा अनुवाद? तो भाषा अनुवाद तो हम इसमें करेंगे ही नहीं। व्याकरण अनुवाद बिल्कुल नहीं करेंगे। भाषा संसर्ग, और भाषा संसर्ग में तो एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। इसमें देखिएगा उपसंहार विधि है, और उस उपसंहार विधि को ही हम कहते हैं रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि, रसास्वादन विधि, इस विधि उपसंहार विधि को हम कहते हैं। तो राइट आंसर आपको इस क्वेश्चन का कर लेना है ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि निम्न में से कौन सी विधि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? तो व्याकरण अनुवाद विधि, पूर्व प्राथमिक की बात हो रही है, व्याकरण अनुवाद विधि, अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो देखिए व्याकरण अनुवाद विधि जो है ये पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आपको क्या कर लेना है? राइट आंसर कर लेना है। 44 है कि भाषा एक कौशल है और उसका विकास किस पर, अभ्यास पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथन किसने कहा? भाई अभ्यास पर निर्भर करता है। नोम चॉम्स्की ने कहा, थॉर्नडाइक, स्किनर या भूपेश बघेला? तो अभ्यास पर निर्भर करता है, तो ये कथन किससे संबंधित हो जाएगा? थॉर्नडाइक से। ऑप्शन नंबर बी आपको इस क्वेश्चन का क्या कर लेना है? राइट आंसर कर लेना है। बालक में भाषा के अंग है, तो बालक में भाषा के अंग शब्द भंडार, वाचन, वाक्य विन्यास या उपरोक्त सभी? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें और क्या आ जाता है भाई? इसमें और आ जाता है, हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिपि आ जाता है ना? क्या आ जाता है? लिपि यहाँ पर आ जाता है, वाक्य विन्यास यहाँ पर आ जाता है, वाचन यहाँ पर आ जाता है, और शब्द भंडार की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर लेना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्मिथ के अनुसार सामान्यतः 5 वर्ष का बालक लगभग कितने शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है? 5 वर्ष की बात हो रही है, कितने वर्ष की? 5 वर्ष की बात की जा रही है। तो क्या 2100, 5000, 1500 या फिर 10,000? तो इनका राइट आंसर आपको क्या कर लेना है? 2100। लगभग वो 5 वर्ष का बालक 2100 शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर जो पहला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति किस अंग से होती है? मौखिक अभिव्यक्ति तो मुंह से ही होगी ना, कान से बिल्कुल नहीं, नाक से नहीं होगी, ग्रीवा यानी गर्दन से नहीं होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम मेरे सामने खड़ा है, बिल्कुल सामने खड़ा है, कथन में बिंब कौन सा है? देखिएगा भाषा के जो बिंब है वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, दृश्य, श्रव्य, विचार और भाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि राम जो है मेरे सामने खड़ा है, सामने खड़ा है मतलब दिख रहा है, दृश्य बिंब। ऑप्शन नंबर जो पहला है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर आपको कर लेना है। इस क्लास मैराथन की क्लास नंबर 2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है। तो शाकीय स्किनर है, थॉमस गिलबर्ट है, नॉर्मन क्राउडर है या स्पेंसर है। तो शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जो जनक माने जाते हैं वो है नॉर्मन क्राउडर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बालक के सामने किसी वर्ण, शब्द या अंक की रूपरेखा बनाकर देता है तो बालक उस रूपरेखा के आधार पर वास्तविक वर्ण, शब्द की रचना कर लेता है, तो इस प्रकार का अनुकरण कहलाता है। भाई क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई जैसे मैंने इस प्रकार की क्या बना दी रूपरेखा, भाई उसको अनार वाला सिखाना है तो मैंने ये रूपरेखा बना दी, ये रूपरेखा मैंने उसके सामने प्रस्तुत कर दी। अब इसको बालक क्या करेगा, इस प्रकार से इनको मिला मिला के वास्तविक वर्ण बना देता है। तो ये क्या है, ये है साथियों रूपरेखा लेखन अनुकरण। रूपरेखा लेखन अनुकरण इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कर लेना है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर क्या कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा साथियों, इस सेशन में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।